हेलो, वेलकम, गुड इवनिंग। आइए फटाफट आप लोग जुड़ जाइए, क्लास आपकी शुरू हो चुकी है। ज्वाइन फास्ट, फटाफट जुड़िए आप लोग क्लास में। आपकी हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर की क्लास जो है हम लेके आए हैं फिर से आपके सामने, हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर की। फटाफट आप लोग क्लास जो है ज्वाइन करिए। क्लास आपकी शुरू हो चुकी है, तो शुरुआत करते हैं। हम लोग हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर पढ़ रहे थे, तो एक समराइज कह सकते हैं कि पूरा एल्बर्ट की बुक है कि समरी और मेन मेन पॉइंट्स जो हैं वो हम आपके सामने चैप्टर वाइज लेकर के आए हैं। उस पर हम डिस्कस करेंगे। उसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जिसको आप लर्न करेंगे एग्जामिनेशंस में, वो उससे क्वेश्चंस बहुत सारे बनते हैं। तो ये बुक को पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है। तो आइए हम लोग देखते हैं। दूसरा चैप्टर हमारा है, आप एडवर्ड एल्बर्ट की बुक में जाएंगे तो द मिडिल इंग्लिश पीरियड का दूसरा हमारा चैप्टर है। तो इसका हम सबसे पहले हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखते हैं। कुछ समय जो है कि ऐतिहासिक इसकी पृष्ठभूमि, समय की सोसाइटी कल्चर कैसा था, इसके बारे में हम चेक करते हैं। तो कह रहे हैं कि दिस पीरियड इन इंग्लिश हिस्ट्री सा मेनी सिग्निफिकेंट चेंजेस इंक्लूडिंग द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द नॉर्मन। अब भाई मिडिल पीरियड में क्या हुआ आपको पता है कि 1066 में जब नॉर्मन इन्वेजन हुआ और इन्होंने अटैक करके जीत लिया, तो नॉर्मन्स जो है वो सत्ता में आ गए। तो इस्टेब्लिशमेंट हुआ नॉर्मन का, और एंजविन डायनेस्टीज का जो है बोलबाला चलने लगा। लेकिन इस समय देखें तो बहुत सारे जो नोबल्स थे, किंग्स थे, उनके बीच में, बहुत सारे क्लर्जी के बीच में और कॉमन पीपल के बीच में काफ़ी कॉन्फ्लिक्ट चल रहे थे। और इसी समय जो कंट्री थी वो घर में भी गृह युद्ध लड़ रही थी, और साथ साथ में बाहर भी जो पड़ोसी मुल्क थे उनसे भी काफ़ी युद्ध इसके चल रहे थे। तो काफ़ी इंगेज्ड पीरियड था, काफ़ी वॉर से जो है भरा हुआ ये पीरियड था। हालांकि सबसे स्पेसिफिक जो इवेंट इसमें हैं, कुछ खास करके कुछ सोशल और कल्चरल मूवमेंट्स जो चले हैं वो काफ़ी डिस्कस करने लायक हैं। तो आइए हम देखते हैं कि वो खास इवेंट्स जो हैं कौन कौन से थे जिसने कल्चरल और सोशल डायमेंशंस को काफ़ी प्रभावित किया उस समय के। तो सबसे पहले हम रिलीजन की बात करते हैं कि द राइज एंड डिक्लाइन ऑफ रिलीजियस ऑर्डर्स। उस समय जो रिलीजियस ऑर्डर था उसमें कैसे राइज होता है फिर उसका डिक्लाइन होता है, उसको देखते हैं। करेक्ट, द फ्लरिशिंग ऑफ सिवेलरी एंड रोमांटिक आइडियल्स। इस समय आप देखेंगे तो सिवेलरी खूब जोर से चला, रोमांटिक आइडियल्स काफी तेजी से स्प्रेड होने लगा। विच ब्रॉड ग्रेट कंपैशन फॉर वुमेन एंड द पुअर। यहाँ पर दो चीजों के लिए बहुत कंपैशन लोगों के बीच में आया, एक तो विमेन की कंडीशन को देख करके और दूसरा जो पुअर थे। तो ये सोशल सोसाइटी में ये चेंजेस आ रहे थे, कंपैशन फॉर विमेन एंड पुअर। द इन्फ्लुएंस ऑफ द क्रूसेड्स। उसी समय जो है क्रूसेड का पूरा इन्फ्लुएंस देखा जाता है समाज में, सोसाइटी पर बहुत स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। विच ब्रॉडेंड यूरोप्स वर्ल्ड व्यू एंड पेव्ड द वे फॉर द रेनेसां। और इसी ने माना जाता है कि यहीं से रेनेसां का रास्ता खुला, पुनर्जागरण का रास्ता यहीं से खुलता है। क्यों? क्योंकि अब लोग सोचने लगते हैं वीमेन के बारे में, पुअर के बारे में, अर्थात जाग रहे हैं लोग। अब शोषण के खिलाफ जो है वो आवाज उठाना चाहते हैं। तो पूरा देखें तो यहाँ पर एक, चाहे वो लिटरेरी रेनेसां हो, चाहे वो सोशल रेनेसां हो, सामाजिक जागृति हो, चाहे साहित्यिक जागृति हो, धीरे धीरे जो है सोसाइटी चेंज हो रही थी। लोग आगे आ रहे थे, लोग समझने की, जानने की कोशिश कर रहे थे। इसी समय बहुत सारे इंटेलेक्चुअल्स जो थे उन्होंने अपना योगदान भी दिया। तो इसी चेंजेस को हम देखते हैं। इंटेलेक्चुअल स्पिरिट काफ़ी बढ़ी इस चेंजेस ने। भाई लोग पढ़ने लिखने लगे, लोग जानने लगे, एक दूसरों की परेशानियों को समझने लगे। तो बहुत सारे इंटेलेक्चुअलिटी जो है, इंटेलेक्चुअल्स जो लोग थे उनकी संख्या बहुत तेजी से बढ़ी। और इंटेलेक्चुअल अगर होगा तो स्वाभाविक सी बात है, अगर इंटेलेक्चुअल समाज में बढ़ेंगे तो समाज का साहित्य भी थोड़ा सा रिच हो जाएगा। क्योंकि जब इंटेलेक्चुअल्स लिटरेचर को लिखते हैं
तो उनके लिखने की शैली अलग होती है, पढ़े लिखे लोग। तो यहाँ पर काफ़ी इंटेलेक्चुअल्स का जन्म होता है। और वैसे भी जब आप पढ़ना लिखना सीखते हैं तो काफ़ी डिफरेंस समाज में दिखाई देता है। एक पढ़ा हुआ समाज, एक शिक्षित समाज, और एक जो है अशिक्षित समाज, दोनों में सारी सुख सुविधाएं एक ही प्रकार की रहें, लेकिन फिर भी आपको अंतर स्पष्ट दिखाई पड़ेगा। यहाँ पर अगर हम एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट आता है कि इंग्लिश लैंग्वेज की कंडीशन क्या थी। नॉर्मन ने अटैक किया, नॉर्मन इन्वेजन के बाद से देखें तो फ्रेंच का काफ़ी बोलबाला इंग्लैंड में दिखाई दे रहा है। तो इंग्लिश की कंडीशन क्या थी, तो कह रहे हैं कि ड्यूरिंग दिस इरा ओल्ड इंग्लिश इवॉल्व इनटू मिडिल इंग्लिश। अब जो पुरानी वाली इंग्लिश थी अब थोड़ा सा उसमें चेंज हुआ और वो मिडिल इंग्लिश में आई, मतलब उसमें कुछ रिफॉर्मेशंस हुए लैंग्वेज में। मार्क्ड बाई अ ग्रेजुअल सिंप्लीफिकेशन ऑफ ग्रामर। अब ग्रामर थोड़ा सा और सिंप्लीफिकेशन हो गया उसमें, अर्थात और सरल सेंटेंसेस बनाए जाने लगे, उतने टफ सेंटेंसेस नहीं थे जैसे कि पहले थे। अर्थात जो सेंटेंस का अरेंजमेंट है वो अब और अच्छे तरीके से होने लगा, मतलब धीरे धीरे ग्रेजुअली जो है इंग्लिश लैंग्वेज वो डेवलप कर रही थी। इसी में आप देखें तो इसी में जो वेस्ट सेक्शन डायलेक्ट है इसमें बहुत सारे टेक्स्ट लिखे गए। वेस्ट सेक्शन डायलेक्ट में शुरुआत के टेक्स्ट जो है वेस्ट सेक्शन डायलेक्ट में लिखे गए हैं, जिसमें आपका बेवुल्फ भी आता है। बेवुल्फ भी ज्यादातर पार्ट जो है इसका बेवुल्फ का वो किसमें लिखा गया है, वेस्ट सेक्शन डायलेक्ट में लिखा गया है। लेकिन बाय द 12th सेंचुरी राइटिंग बिगेन टू रिफ्लेक्ट लोकल डायलेक्ट। लेकिन 12वीं शताब्दी तक आते आते लोकल डायलेक्ट्स जितनी थी, जिसमें वो ईस्ट मिडलैंड है, वेस्ट मिडलैंड है, ये सब डायलेक्ट्स भी उसमें इंट्रोड्यूस होने लगे। अर्थात लोग अपने अपने लोकल डायलेक्ट्स में क्रिएशंस लिखने लगे। तो उसके पहले वेस्ट सेक्शन डायलेक्ट्स जो है सबसे प्रोमिनेंट डायलेक्ट थी, बाद में लोकल डायलेक्ट्स को भी उसमें ऐड कर दिया गया। इसी दौरान हम देखते हैं तो क्या होता है, स्कैंडिनेवियन और फ्रेंच जो लोन वर्ड्स थे, अर्थात स्कैनवेंडिया से और फ्रेंच से बहुत सारे वर्ड्स को लोन किया गया था, बारो किया गया था, उधार लिया गया था। इनकी संख्या इंग्लिश में बहुत ज्यादा बढ़ने लगी। कारण उसका क्या था, नॉर्मन ने जो विजय प्राप्त करी थी तो फ्रेंच का भाई प्रभाव तो पड़ेगा ही नॉर्मन्स, क्योंकि नॉर्मन जो है उनकी लैंग्वेज क्या थी, पर्टिकुलरली फ्रेंच थी उनकी लैंग्वेज। तो अब फ्रेंच का प्रभाव बढ़ना, क्योंकि सत्ता में जो होता है नॉर्मली उसकी लैंग्वेज ज्यादा प्रोमिनेंट मानी जाती है, ऑफिशियल काम के लिए वही यूज की जाती थी। तो राइटिंग में भी अगर हम देखें तो लिटरेचर राइटिंग में भी क्या था कि लोग मिडिल इंग्लिश का यूज करते थे, लोकल डायलेक्ट का यूज करते थे, लेकिन उसमें भी ज्यादातर लैटिन और फ्रेंच वर्ड्स के, उसमें फ्रेंच वर्ड्स बहुत ज्यादा होते थे, उनका यूज ज्यादा किया करते थे, बहुत ज्यादा यूजेज उनके मिलते हैं। जैसे आज भी अगर आप गांव में चले जाएं तो ऐसे लोग जो बहुत मतलब हिंदी बोलते हैं और हिंदी के बीच बीच में बहुत सारे वर्ड्स इंग्लिश के यूज करते हैं, तो थोड़ा सा लैंग्वेज को अच्छा बनाने के लिए, ताकि लोग उन पर ध्यान दें, क्योंकि वहाँ कोई इंग्लिश उतनी नहीं जान रहा है तो उनको लगता है कि हम बहुत अच्छा बोल रहे हैं। तो ऐसे ही क्या था कि ये थोड़ा बहुत लैटिन और फ्रेंच जो है ये लैंग्वेजेस जो है उसमें इन्वॉल्व हो जाते थे, उनके वर्ड्स को बारो करते थे। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आप इसको नोट जरूर कर लेंगे। उस समय जो मेजर डायलेक्ट्स थी उसमें नॉर्दर्न डायलेक्ट्स थी, जो कहाँ के लोग बोलते थे, लोलैंड स्कॉट्स के और नॉर्दर्न इंग्लिश के। मतलब इधर जो स्कॉट का एरिया था हमने उसमें दिखाया है मैप में, आप जाएंगे पहले वीडियो में मिलेगा। यहाँ जो स्कॉट का एरिया है, जो लोलैंड वाला एरिया है, ये लोग भी बोलते थे इस डायलेक्ट को, और जो नॉर्दर्न इंग्लिश वाले लोग थे वो भी बोलते थे। और दूसरी थी ईस्ट मिडलैंड एंड वेस्ट मिडलैंड, जिसकी चर्चा अभी हम कर रहे थे। तो ये तीन डायलेक्ट्स हैं जो उस समय काफी फेमस हुई, ईस्ट मिडलैंड और वेस्ट मिडलैंड, नॉर्दर्न, और एक साउथ ईस्टर्न जिसको केंटिस बोलते हैं। केंट के लोग जो है इसको ज्यादा यूज किया करते थे। केंटिस जो है लैंग्वेज, ये तो चार हमारी डायलेक्ट हो गई, चार डायलेक्ट हो गई, नॉर्दर्न हो गया, ईस्ट मिडलैंड, वेस्ट मिडलैंड, और हमारा हो गया साउथ ईस्टर्न, और एक था साउथ वेस्टर्न जो कि वेस्ट सेक्शन है। शुरुआत में ये ज्यादा प्रोमिनेंट थी, लेकिन बाद में और भी जो हमने अभी चार आपको बताएं, इनका भी प्रभाव बहुत ज्यादा देखा गया लिटरेचर में, अर्थात उस समय के लिटरेचर में इन लैंग्वेजेस का भी प्रयोग किया गया। देन अगेन ओवर टाइम द ईस्ट मिडलैंड डायलेक्ट influenced by London's prominence evolved into the standard form of English we know today। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद कर लीजिएगा। ये जो ईस्ट मिडलैंड डायलेक्ट अभी हमने आपको बताई,
यही धीरे 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 बदलते बदलते बदलते, क्योंकि ये लंदन का जो पूरा प्रोविंस था वहां पर ये प्रोमिनेंट थी, बोली जाती थी। और लंदन क्या थी, वो पॉलिटिकल जो है कैपिटल उस समय था, राजनीतिक जो है राजधानी थी, तो वहां पर ईस्ट मिडलैंड डायलेक्ट ज्यादा प्रोमिनेंट थी। यही धीरे धीरे इंग्लिश बन जाती है प्रॉपर, और ये आज जो हम इंग्लिश पढ़ते हैं ना, स्टैंडर्ड इंग्लिश, वो यही ईस्ट मिडलैंड डायलेक्ट है। यही धीरे धीरे रिफॉर्म होते होते जो है आज की इंग्लिश बन गई है। तो ये ध्यान रखेंगे अगर आपसे क्वेश्चन आएगा कि आज की जो इंग्लिश है वो किस डायलेक्ट से जो है रिफॉर्म होके आई है, तो ईस्ट मिडलैंड डायलेक्ट से। लिटरेरी फीचर्स ऑफ द एज देते हैं, तो यहां पर लिटरेचर में क्या हो रहा था उस समय, उसके बारे में हम देखते हैं कि क्या क्या लिटरेचर में हुआ। तो ये पहली बात पीरियड ऑफ ट्रांजिशन था और एक्सपेरिमेंटेशन था। तो ध्यान रखिएगा, ट्रांजिशन क्यों था, अब लैंग्वेज चेंज हो रही थी, समय चेंज हो गया था, धीरे धीरे लोगों के बीच में जागरूकता आ रही थी, राइज आ रहा था, तो ट्रांजिशन का पीरियड था, हम एक फेज से दूसरे फेज में जा रहे थे। तो ट्रांजिशन का पीरियड ये होता है जैसे कि बीच का कुछ समय, एक एज से मान लीजिए ए से बी तक जाने में बीच का जो कुछ समय है, ये ट्रांजिशन पीरियड कहलाता है। और इस पीरियड में बहुत सारे एक्सपेरिमेंट हुए, अर्थात चाहे वो लिटरेचर हो, आपका सोशल हो, सब में बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए गए। तो पीरियड ऑफ ट्रांजिशन एंड एक्सपेरिमेंटेशन भी इसको कहा जाता है, इसमें था। तो राइटर्स वर सर्चिंग फॉर न्यू फॉर्म्स ऑफ एक्सप्रेशन। अब राइटर्स को लगता था कि यार ये पोएट्री में इसी डायलेक्ट में लिखना बार बार, तो नया कुछ खोज रहे थे। और प्रभावित किससे थे, ये फ्रेंच और लैटिन लोगों से बहुत प्रभावित थे, फ्रांस और लैटिन लिटरेचर से बहुत ज्यादा प्रभावित थे। तो कुछ पोएट ने क्या किया, कुछ पोएट ने तो जो हमारी ओल्ड इंग्लिश थी उसी को फॉलो किया, उसी में लिखते थे। लेकिन कुछ पोएट ने क्या किया, चेंजेस कर दिए, कुछ पोएट ने चेंज कर दिया, और जो पुरानी ओल्ड इंग्लिश ट्रेडिशन को कंटिन्यू रखे, उसमें एक सबसे बड़ा नाम आता है जो है लेमन। लेमन्स का एक ब्रूट बहुत ही फेमस रचना है, जो है लेमन्स की ब्रूट, ये बिल्कुल ओल्ड इंग्लिश ट्रेडिशन में लिखी गई है। ध्यान रखिएगा, बहुत सारे राइटर्स ने अपना चेंज किया है, लेकिन ये बिल्कुल ओल्ड इंग्लिश ट्रेडिशन में लिखी गई है। और कुछ पोएट थे जिन्होंने हमारी जो इंग्लिश पोएटिक स्टाइल है उसको तो संरक्षित करके रखा, लेकिन लैंग्वेज में थोड़ी बहुत चेंजेज इन्होंने करे हैं। लेकिन फिलहाल ओरल ट्रेडिशन हमारा चूंकि होता था, तो ओरल ट्रेडिशन को रिटन में रखने का काम इन लोगों ने किया। लेकिन 14वीं सेंचुरी तक आते आते हम देखते हैं बहुत सारा परिवर्तन जो है वो इंग्लैंड के साहित्यिक इतिहास में हो जाता है, लिटरेरी हिस्ट्री में बहुत कुछ हमें चेंज देखने को मिलते हैं। एक दूसरा यहाँ पे था कि लोग अब पढ़ रहे थे, लोग लिख भी रहे थे। एनोनिमस राइटर्स बहुत सारे थे इस एज में। एनोनिमस राइटर थे मतलब लिख देते थे, या तो उनके अंदर ये हिम्मत नहीं रहती होगी कि हमने जो लिखा है वो अच्छा है और हम अपने नाम से लिखें, अपने नाम को आगे बढ़ाएं। तो कह रहे हैं कि ऑथर्स के नाम नहीं होते थे, उनके नाम नहीं मिलते। बहुत सारी पोएम्स मिलती हैं लेकिन उनके नाम हमें नहीं मिलते कि इनका ऑथर कौन है, तो हमें उन ऑथर के बारे में पता भी नहीं है। तो एनोनिमस राइटिंग इस समय बहुत ज्यादा हुई, मतलब मेनी पोएम्स, मेनी पोएटिक पीसेस आर फाउंड एनोनिमस, मतलब दे आर विदाउट द नेम ऑफ द देयर ऑथर, अपने ऑथर के नाम के बिना वो पब्लिश हुई थी। इस एज में अगर हम बात करें तो डोमिनेंस हमें किसका मिलता है, तो पोएट्री ज्यादा प्रिवेलेंट थी और प्रोज उतना ज्यादा डेवलप नहीं था। मोस्ट सर्वाइविंग लिटरेचर फ्रॉम दिस टाइप इज इन पोएटिक फॉर्म कवरिंग सब्जेक्ट्स लाइक हिस्ट्री। अच्छा, पोएट्री फॉर्म में ही आपकी हिस्ट्री भी लिखी जाती थी, रिलीजन की चीजें, साइंस की चीजें, सब पोएट्री फॉर्म में लिखी जाती थी। तो द मोस्ट डेवलप्ड फॉर्म उस समय क्या था, वो था पोएट्री। ये आप याद रखेंगे, मिडिल इंग्लिश पीरियड में जो मोस्ट डेवलप्ड फॉर्म ऑफ लिटरेचर था वो पोएट्री था। और इसी समय ओरिजिन हुआ, बहुत सारे ऑथर्स आए जिन्होंने क्लैरिक्स लिखने शुरू किए और पॉपुलर रोमांसेस इसी समय, आज आप जो पढ़ते हैं किंग आर्थर के लीजेंड्स पढ़ते हैं, और चाहे आप फेरी क्वीन पढ़ते हैं, चाहे आप मॉडी आर्थर पढ़ते हैं, ये सब आप पढ़ते हैं आज, तो इन रोमांसेस का जन्म कब हुआ, इसी मिडिल इंग्लिश पीरियड में हुआ है।
Prose, on the other hand, was less common since Latin was still the dominant language for official and scholarly writing. अच्छा, प्रोज में, इंग्लिश में प्रोज बहुत कम लिखा जाता था. क्यों? कारण ये था कि ऑफिस की लैंग्वेज और जो कार्यालयी भाषा थी वो क्या थी? लैटिन थी. भाई लैटिन ज़्यादा बोली जाती थी और ऑफिस का जो काम फाइल वगैरह का होता था, रिकॉर्ड रखने का, ज़्यादातर काम जो है वो लैटिन में होते थे. तो प्रोज वर्क अक्सर लैटिन में देखने को मिलता है, इंग्लिश में प्रोज वर्क बहुत कम मिलता है. हालांकि कुछ प्रोज वर्क ऐसे हैं जैसे कैथरीन ग्रुप का प्रोज वर्क है और एनक्रीन रेवले है. ये कुछ ऐसे मतलब प्रोज पीसेस हैं जो आज भी माने जाते हैं कि मिडिवल पीरियड में जो प्रोज प्रिजर्व किया गया है उसके एग्जाम्पल के तौर पर इनको हम देखते हैं. तो प्रोज का डेवलपमेंट कुछ भी नहीं था, कह सकते हैं कि मतलब पोएट्री के कंपेयर में कहें तो कुछ भी नहीं था. केवल प्रोज अगर थोड़ा बहुत अवेलेबल था, तो कुछ स्पीचेज वगैरह थे, कुछ सरमन्स वगैरह थे, उसी के फॉर्म में अवेलेबल था. पोएट्री इसमें कौन कौन से प्रकार की लिखी गई, तो आइए हम देखते हैं कि इस समय कौन कौन सी पोएट्री खास करके लिखी गई. तो पहला था क्रॉनिकल्स. क्रॉनिकल्स लिखे जाते थे, ध्यान रखिएगा, मिडिल इंग्लिश पीरियड में क्रॉनिकल्स लिखे गए. क्रॉनिकल्स की चर्चा हम पीछे भी हम कर चुके हैं. तो मिडिल इंग्लिश पीरियड में क्रॉनिकल्स बहुत तेजी से बढ़े, बहुत तेजी से बढ़े. बहुत सारी स्टोरीज जो थी, बहुत सारी कहानियां जो थी, वो क्रॉनिकली लिखना शुरू की गई और एक अलग स्टाइल में लिखनी शुरू की गई. और इसमें बहुत सारे ऑथर्स जो हैं वो हिस्टोरिकल कुछ फैक्ट्स लेकर के कुछ उसमें इमेजिनेशन को मिक्स कर लेते थे और मिक्स करके बहुत सारे क्रॉनिकल्स लिखा करते थे. अर्थात जैसे कोई राजा है जो है उसका वंशज है, तो जेम्स फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ऐसे करके क्रॉनिकल, उसमें कुछ हिस्ट्री और कुछ इमेजिनेशन मिक्स कर लेते थे और उसको लिखा करते थे. तो उसी को पूरा क्रॉनिकल स्टोरीज कहा जाता था. तो इस एज में क्रॉनिकल्स खूब लिखे गए, चाहे वो हिस्टोरिकल अकाउंट्स की हम बात करें, चाहे रोमांसेस की बात करें, दोनों को मिक्स करके क्रॉनिकल्स लिखे गए. अब इसमें जो फेमस राइटिंग्स हैं मिडिल इंग्लिश पीरियड में, तो मिडिल इंग्लिश पीरियड में जो फेमस राइटिंग है वो पहला आपका है लेमन्स का ब्रूट. बहुत ही फेमस है, पीछे हमने आपको बताया है 1205 में ये लगभग लिखा गया था लेमन ने. और लेमन कौन थे? लेमन एक जो है भिक्षु थे, बौद्ध भिक्षु थे. आर्ले किंग्स जो है, आर्ले किंग्स रीजन से आते थे, ये वार्सेस्टरशायर के जो है वहां से थे ये लेमन साहब. ये एक मॉन्क थे और इनकी वर्क जो है लगभग 16,000 लाइन में लिखी गई है. तो लेमन्स की ब्रूड जो है अलिटरेटिव लाइन है, जैसे पुरानी प्राचीन में अलिटरेशन बहुत ज्यादा यूज किया जाता था पोएट्री में. तो ये इनकी लेमन जो है 1205 में आई और ये 16,000 लाइन में लिखी गई है लगभग. ध्यान रखिएगा. इट रिकाउंट्स द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटेन. ये पूरी ब्रिटेन की हिस्ट्री बताती है. कहां से? बहुत फेमस है, क्वेश्चन पूछता है. बहुत, क्रॉनिकल का मतलब होता है कि किसी चीज को एज वाइज डिफाइन करना जो है, क्रम में एज वाइज. जैसे मान लीजिए सपोज करिए कि आप हैं, फिर आपके फादर हैं, फिर आप हैं, उसके बाद फिर आपके बच्चे हैं, तो इनकी हिस्ट्री, फिर इनकी हिस्ट्री, इनकी हिस्ट्री. तो ये पूरा क्या कहलाएगा? क्रॉनिकल कहलाएगा. मतलब डिस्क्रिप्शन ऑफ सम पर्टिकुलर एज. जो है किसी एज का डिस्क्रिप्शन जो होता है वो हम थ्रू ईयर जो है ईयर वाइज करते हैं, या थ्रू इवेंट्स जो है उसको सीक्वेंस में, मतलब इन डिसेंडिंग और असेंडिंग ऑर्डर में हम करते हैं, तो क्रॉनिकल कहलाता है. मतलब इवेंट्स ऐसा है जैसे कोई चीज 1205 में हुई और कोई चीज 1210 में हुई, तो ऐसे ही 5 को बताया, 10 को बताया, 20 को बताया. ऐसे जो क्रम होता है इवेंट्स का, हो सकता है किसी करेक्टर का, हो सकता है जो है किंग्स का, हो सकता है डायनेस्टी का, हो सकता है, उस पर जो हम लिखते हैं हिस्ट्री और उसमें कुछ हम मैच करते हैं, वो दोनों क्या कहलाते हैं? क्रॉनिकल कहलाते हैं. तो लेमन्स की ब्रूट हमारी जो है ये ब्रिटेन की हिस्ट्री को बताता है. ध्यान रखिएगा, ब्रिटेन की हिस्ट्री कहां से? ब्रूटस के लैंडिंग से लेकर के, लैंडिंग ऑफ ब्रूटस टू द डेथ ऑफ कैडवालाडर. ध्यान रखिएगा, ब्रूटस जब से इंग्लैंड में आया वहां से इन्होंने कहानी उठाई है. किसने? लेमन ने अपने ब्रूट में. उतना इतिहास लिखा है, ध्यान रखिएगा. कितना?
ब्रूटस इंग्लैंड में आता है, शासन करता है, वहां से लेकर के लास्ट जो कैडवाल्डर हैं वहां तक जो है पूरी हिस्ट्री इन्होंने अपने लेमन्स में लिखाई, ब्रूट में लिखाई है। लेमन्स ने अपनी ब्रूट में दिखाई है। तो ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन आपके एग्जाम में जो नेट जेआरएफ में क्वेश्चन अगर आपसे पूछेगा तो नेट जेआरएफ में क्वेश्चन ऐसे आपसे पूछ सकता है, जैसे मैं आपको बना के बताता हूं कि which among the following is correctly given, या which ऑप्शन इज करेक्ट। आपको दे देगा चार, पहले स्टेटमेंट दे देंगे। पहले दे देगा लेमन रोट ब्रूट, एक स्टेटमेंट हो गया। दूसरा, ब्रूट was written in 1205। तीसरा, ब्रूट consist of 16,000 lines approx। चौथा आपको दे देगा इट कवर्स द पीरियड फ्रॉम लैंडिंग ऑफ ब्रूटस टू लैंडिंग ऑफ ब्रूटस टू द डेथ ऑफ जूलियस सीजर। अब ये आपको चार दे दिया, चारों दिख रहा है। चारों ऑप्शंस आपको दिख रहे हैं। लेमन्स की ब्रूट है, लेमन्स की ब्रूट है, आपको दिख रहा है लेमन्स की ब्रूट। पहला ऑप्शन दिया है लेमन्स रोट ब्रूट। तो अब चार ऑप्शन आपको, ये चार स्टेटमेंट दे दिए, अब आपको चार ऑप्शन दे देगा। चार ऑप्शन आपको ऐसे देगा। ए में आपको दे दिया, मान लीजिए जो है, अब इसको हम मिटा नहीं सकते तो यहां पे लिख दे रहे हैं। ए में मान लीजिए आपको दे दिया 1 2 3 आर करेक्ट। बी में आपको दे दिया 1 2 4 आर करेक्ट। सी में दे दिया 4 3 1 आर करेक्ट। और 4 में दे दिया जो है 1 2 3 4 आर करेक्ट। अब आप बताइए कौन सा सही होगा, इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो अब ये क्वेश्चन करने के लिए आपको पूरी नॉलेज होनी चाहिए इसकी। तो पहला ऑप्शन है आपका लेमन रोट ब्रूट। तो भाई ब्रूट जो है लेमन ने ही लिखा है, ये तो सही बात है। इसका मतलब हमारा एक नंबर सही है, ठीक है। दूसरा है ब्रूट वॉज रिटन इन 1205। अभी हमने पढ़ा कि ये 1205 में लिखी गई थी, ये भी बिल्कुल सही है। तीसरा है ब्रूट कंसिस्ट ऑफ 16,000 लाइन्स अप्रॉक्स, लगभग 16,000 लाइन में लिखा गया है, ये भी हमारा सही है। चौथा हमारा है इट कवर्स द पीरियड फ्रॉम लैंडिंग ऑफ ब्रूटस टू द डेथ ऑफ जूलियस सीजर। तो ये गलत है, क्योंकि ब्रूटस की लैंडिंग से लेकर कैडवाल्डर के डेथ तक है, न कि जूलियस सीजर। तो ये ऑप्शन हमारा गलत है, तो चौथा जो है गलत है। अब देखते हैं हमारे ऑप्शन में कौन सा आता है। तो पहले ऑप्शन में 1 2 3 दिया है, इसका मतलब 1 2 3 सही है, तो यही हमारा आंसर सही हो गया। 1 2 4 नहीं हो सकता क्योंकि 4 गलत है। 4 3 1 नहीं हो सकता क्योंकि 4 गलत है। 1 2 3 4 नहीं हो सकता क्योंकि 4 गलत है। इसका मतलब हमारा पहला ऑप्शन सही है। ऐसे आपको नेट में क्वेश्चन बना के देता है, ध्यान रखिएगा। इसलिए आपको ये डिटेल्ड में जानना बहुत जरूरी है। आप इसको हल्के में लेके पढ़ाई ना करिएगा कि आपने केवल लेमन्स की ब्रूट याद कर ली 1205 में, आप ये भूल गए कि जो है ये हिस्ट्री जो कवर करती है वो ब्रूटस की लैंडिंग से लेकर के जो है
आपके जो वेल्डर हैं उनकी डेथ तक, कैडवेल्डर जो है उनकी डेथ तक है। अब लेमन्स की ब्रूट के हम बात करते हैं कि इसकी स्टाइल क्या है। तो लैंग्वेज जो है भाई आर्केइक है, ये तो जानते हैं, प्राचीन लैंग्वेज यूज इन्होंने किया है। रिफ्लेक्टिंग ओल्ड इंग्लिश पोएटिक ट्रेडिशन, वही जो ओल्ड इंग्लिश है ट्रेडिशन उसी में यूज किया है। हाँ ये है, लेमन ने इपिक फार्मूलाज को और सिमलीज को यूज करने की कोशिश की। जो हम सिमलीज पढ़ते हैं एपिक में उसको यूज करने की इन्होंने कोशिश किया है। ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको छोड़ दीजिए। अलिटरेटिव लाइन है, वो आपको पीछे भी बता दिया था कि अलिटरेटिव लाइन में लिखा गया है। इनका एक पैसेज दिया हुआ है, इनका फॉक्स हंट के बारे में एक पैसेज दिया गया है, तो इसको आप पढ़ लीजिएगा। ये मतलब इनकी स्टाइल जो लिटरेरी राइटिंग स्टाइल है उसके बारे में है। दूसरी हमारी जो इस समय की फेमस रचना थी वो थी क्रॉनिकल्स थी, वो क्रॉनिकल ऑफ रॉबर्ट ऑफ ग्लॉसेस्टर। तो रॉबर्ट ऑफ ग्लॉसेस्टर की जो क्रॉनिकल लिखी गई थी, तो दिस राइमिंग क्रॉनिकल वाज रिटन टुवर्ड द एंड ऑफ 13th सेंचुरी। तो ध्यान रखिएगा 13th सेंचुरी के लास्ट में ये लगभग लिखी गई थी, लगभग जो है 1285-88 के आसपास लिखी गई थी। Although the work may have multiple authors, माना जाता है कि इसको बहुत सारे लोगों ने मिलकर लिखा है। जैसे रॉबर्ट एक मॉन्क थे ग्लॉसेस्टर के, मेन उन्हीं का नाम आता है, हालांकि कई लोगों ने इसको मिलकर लिखा है, तो इसीलिए इसको नाम दिया जाता है द क्रॉनिकल ऑफ रॉबर्ट ऑफ ग्लॉसेस्टर। तो कई लोग हैं, बहुत सारे ऑथर हैं, लेकिन फिर भी मेन ऑथर जो है कह सकते हैं आप कि ये थे, रॉबर्ट थे ग्लॉसेस्टर के, तो इनका नाम आता है। अब इन्होंने ये जो क्रॉनिकल लिखा ये लिया कहां से है, तो ध्यान रखिएगा, रॉबर्ट ड्रू हेवली फ्रॉम जेफरी ऑफ मॉनमाउथ। मॉनमाउथ जो है कि जेफरी जो थे, जिनका विलियम ऑफ मेल्मेसबरी एंड अदर हिस्टोरियंस, ये 3 लोगों के इतिहास से लिया है। मेन 2 इसमें से हैं, एक है जेफरी ऑफ मॉनमाउथ, पीछे आपको मिला होगा, जिनकी हिस्ट्री है जेफरी ऑफ मॉनमाउथ की, और विलियम ऑफ मेल्मेसबरी। वहां से इन्होंने हिस्ट्री लिया और हिस्ट्री लेके उसको एज वाइज, ईयर वाइज जो है इन्होंने लिखा और बना दिया क्रॉनिकल, और उसको नाम हम आज देते हैं क्या, द क्रॉनिकल ऑफ रॉबर्ट ऑफ ग्लॉसेस्टर। तो यहां पर आपको जो क्वेश्चन बनेगा वो यही बन सकता है कि विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट द क्रॉनिकल ऑफ रॉबर्ट ऑफ ग्लॉसेस्टर। आपको ऑप्शन दे देगा, पहला ऑप्शन दे देगा इट वॉज रिटेन टूवर्ड्स द एंड ऑफ 13th सेंचुरी। दूसरा आपको दे देगा इट हैड मल्टीपल ऑथर्स। तीसरा आपको दे देगा इट टेक्स इट्स सोर्स फ्रॉम जेफरी ऑफ मॉनमाउथ और विलियम ऑफ मेल्मेसबरी। और चौथा दे देगा इट इज सपोज टू बी रिटेन इन 1205। तो अब चारों ऑप्शन में से आपको यहां पर पहला ऑप्शन हमने बताया एंड ऑफ 13th सेंचुरी में लिखा गया, इसका मतलब ये सही है। मल्टीपल इसमें ऑथर्स हैं, ये भी सही है। ये हिस्ट्री कवर करती है कहां से, जेफरी ऑफ मॉनमाउथ से और विलियम ऑफ मेल्मेसबरी से, तो ये भी हमारा सही है। चौथा ये 1205 में पब्लिश हुई, नहीं 1205 में लेमन की ब्रूट पब्लिश हुई थी, तो यही गलत है। तो ऐसे आपको क्वेश्चन बनाकर देगा, इसको आप याद कर लेंगे। आप वीडियोस को बार बार देखिएगा, ये वीडियोस को जो है तो काफ़ी आपको हेल्प मिलेगी। जो है ये हमारे चैनल पे भी आपको यूट्यूब चैनल पे मिलेगा, वहां से आप वीडियो को वॉच करिएगा। चलिए स्टाइल एंड थीम्स की बात करते हैं। तो इसकी स्टाइल, तो भाई देखिए पोएट्री उस समय लिखी तो बहुत जा रही थी, लेकिन पोएट्री में उतना दम नहीं था, तो उतनी सोफिस्टिकेटेड नहीं थी। लैक्स पोएटिक सोफिस्टिकेशन बट इज सिंसियर एंड पैट्रियोटिक। तो ध्यान रखिएगा, पैट्रियोटिक है, थोड़ा देशभक्ति इन्होंने दिखाई है, मतलब राजाओं के प्रति और देश के प्रति वफादारी दिखाई है। किंग आर्थर इसके सेंट्रल हीरो हैं, ये ध्यान रखिएगा। इस बुक के सेंट्रल हीरो कौन है, किंग आर्थर हैं। ये नाम बहुत याद रखिएगा, आप आगे बहुत मिलेंगे आपको ये किंग आर्थर। डिस्पाइट इट्स लैक ऑफ लिटरेरी ब्रिलियंस द वर्क इज लिवली एंड अर्नेस्ट, इसको छोड़ दीजिए। तो ये भी आपका एक पॉइंट जो है एग्जाम में पूछ सकता है कि किंग आर्थर इज सोन एज सेंट्रल फिगर इन द क्रॉनिकल ऑफ रॉबर्ट ऑफ ग्लॉसेस्टर। तो सही है गलत है, तो सही है, आप इसको याद रखेंगे। तीसरा जो है वो है रॉबर्ट मैनिंग ऑफ बॉर्न। रॉबर्ट मैनिंग है,
ये क्रॉनिकल है आपका। तो रॉबर्ट मैनिंग फ्रॉम बॉर्न इन लिंकनशायर वाज एसोसिएटेड विद द प्रायरी एट सिम्प्रिंघम एंड लेटर विद सेक्स हिल। तो इसको छोड़ दीजिए, आइए हम देखते हैं नोटेबल वर्क्स इस समय के कौन कौन से फेमस वर्क्स हैं। तो पहला है द स्टोरी ऑफ इंग्लैंड, द हिस्ट्री ऑफ इंग्लैंड जिसको हम बोलते हैं, कंप्लीटेड ऑन द आफ्टरनून ऑफ फ्राइडे May 25, 1338। 25 मई 1338 को ये जो है द स्टोरी ऑफ इंग्लैंड, ये वर्क जो है लिखी गई, समाप्त हुई। इसमें पूरी हिस्ट्री लिखी गई है कहां से कहां तक। तो इसमें कवर्स हिस्ट्री फ्रॉम, अंडरलाइन कर लीजिएगा, कवर्स हिस्ट्री फ्रॉम नोवाज फ्लड टू द डेथ ऑफ एडवर्ड फर्स्ट। तो नोवा के फ्लड से लेकर के एडवर्ड फर्स्ट की डेथ तक का पूरा हिस्ट्री इसमें लिखा गया है। इसमें द हिस्ट्री ऑफ इंग्लैंड में द फर्स्ट पार्ट इज क्लोज ट्रांसलेशन ऑफ वेस ब्रूट। अच्छा, वेस ने जो है एक अपनी रचना लिखी थी, वेस ने एक ब्रूट नाम की अपनी रचना लिखी थी। इसी ब्रूट से पहला पार्ट ट्रांसलेट किया गया है, वेस की ब्रूट का। While the second draws from पीरियड ए लैंगटॉप्स क्रॉनिकल, एक क्रॉनिकल था इनका जो है पीरियड ए का, इनके क्रॉनिकल से लिया है। तो दो पार्ट हैं इसके। पहला पार्ट, किसके दो पार्ट हैं? द स्टोरी ऑफ इंग्लैंड के। पहला पार्ट जो है वो ट्रांसलेशन है किसका? वेस के ब्रूट का। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्रांसलेशन है वेस के ब्रूट का पहला पार्ट, और दूसरा पार्ट जो है ट्रांसलेशन है पीरियड ई लैंगटॉफ के क्रॉनिकल का। तो ये पूरी हिस्ट्री कवर करती है, कहां से लेकर के? नोवास फ्लड से लेकर के एडवर्ड फर्स्ट के डेथ तक की। तो इतना आप याद रखेंगे। ये लिखी किस में गई है? एलेक्जेंड्राइन कपलेट्स में लिखी गई है। एलेक्जेंड्राइन क्या होता है अगर आपको पढ़ना है तो हमारी पिछली वीडियोस जो है, जो दूसरी वाली क्लास में पढ़ी हुई, उसमें जाके देखेंगे तो वहां मैंने बताया एलेक्जेंड्राइन क्या होता है। तो रिटन इन एलेक्जेंड्राइन कपलेट्स बट समटाइम्स मार्ड बाय ऑकवर्ड राइम्स। तो ज्यादातर ये एलेक्जेंड्राइन में लिखा गया है। हालांकि जो है इसकी स्टाइल उतनी अच्छी नहीं थी। पहले के लिटरेचर उतने हम लोग समझ भी नहीं पाते, कह सकते हैं, उतनी समझ भी नहीं है और उतना डेवलप भी नहीं था, दोनों चीजें कह सकते हैं। दूसरी जो रचना है द स्टोरी ऑफ इंग्लैंड के बाद हैंडलिंग सिने, ये 1303 में शुरू की गई थी। इसको बेस्ड ऑन विलियम ऑफ वर्टिंगसन मैनुअल डेस पेकीज, रिटेन इन 4 स्ट्रेस कपलेट ऑफ कॉमन पीपल। तो ये 4 स्ट्रेस कपलेट में लिखा गया है। 4 स्ट्रेस लाइन, स्ट्रेस अनस्ट्रेस में आपको पढ़ा चुका हूं। अ कलेक्शन ऑफ स्टोरीज इलस्ट्रेटिंग वेरियस सीन्स फिल्ड विथ एंगेजिंग एनेक्डोट्स। इसको छोड़ दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। चलिए नेक्स्ट वी हैव, नाम आप याद रखेंगे केवल, इससे बहुत डीप में जाकर के क्वेश्चन बहुत रेयर में बनता है, तो इसलिए आप बहुत इसको लेकर परेशान होंगे। अब हम रिलीजियस पोएट्री में अगर देखें और डिडैक्टिक पोएट्री में, तो हमारे पास क्या है मिडिल इंग्लिश पीरियड में? तो सबसे पहले है ओरमूलम, बहुत ही फेमस पोयम है, रिटन बाई ऑर्म। ऑर्म ने इसको लिखा है, लगभग 1200 में ये लिखी गई थी। द ऑरमूलम इज अ मैसिव वर्क विथ अबाउट 10,000 लाइन्स। हमने आपको बताया बहुत ही इंपॉर्टेंट पोयम है ये मिडिल इंग्लिश की, 10,000 लाइन में लगभग ये लिखी गई है। तो इट रिमेन्स इनकम्प्लीट, और तब भी ये इनकम्प्लीट है। तो आज इसकी मैन्युस्क्रिप्ट हमें मिलती है थोड़ा सा, जो है नॉर्थ, ये ध्यान रखिएगा, जो टेक्स्ट हमें मिलता है नॉर्थ ईस्ट मिडलैंड डायलेक्ट में मिलता है। नॉर्थ ईस्ट मिडलैंड डायलेक्ट में इसको लिखा गया है। तो 3 आपको फैक्ट यहां से मिल गए। ओरमूलम जो है इसके राइटर ओर्म है, ये 1200 में लिखी गई थी, 10,000 लगभग इसमें लाइन है, तब भी ये इनकम्प्लीट है, और ये नॉर्थ ईस्ट मिडलैंड डायलेक्ट में लिखी गई थी। तो 4 फैक्ट्स आप इसके बारे में याद कर लेंगे। और इसमें है क्या? इसमें द वर्क कंसिस्ट ऑफ रिलीजियस होमलीज हैं, रिलीजियस होमलीज हैं, प्रीचिंग्स हैं, एड्रेस टू वॉल्टर अ फेलो कैनन रेगुलर। तो कह रहे हैं कि एक फेलो थे, एक साथी थे उनके, उन्हीं को एड्रेस्ड है। ऑरमूलम के ऑर्म के एक साथी थे, फेलो थे इनके, उन्हीं को जो है
इन्होंने एड्रेस किया है। स्टाइल की बात करें तो स्टाइल कोई खास नहीं है, रिलीजियस है। हाँ ये ध्यान रखिएगा, लैटिन सेप्टिनेरियस में लिखा गया है। सेप्टिनेरियस मतलब 7 दूनी 14, 14 सिलेबल, मतलब इसमें लगभग 15 सिलेबल हैं एक लाइन में। ध्यान रखिएगा, ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है। ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि इसमें जो है क्या किया गया है, इसमें जो है आपका 15 सिलेबल मिलता है एक लाइन में, 15 सिलेबिक। तो ये एक फैक्ट है। 15 सिलेबिक मतलब भाई पेंटामीटर होता है, हेक्सामीटर होता है, सेप्टेनेरियस सेप्टामीटर, तो ये 15 सिलेबल है। तो आप समझ सकते हैं कि कितनी मेहनत करी होगी। लेकिन इसीलिए 15 सिलेबल हो गया तो मोनोटोनस भी हो गया। इसको छोड़ दीजिए, बस इतना याद रखिएगा 15 सिलेबल्स एक एक लाइन में होता है इसमें। हाँ ये देखिए पोयम में ये चीज लिखा गया है कंप्लीटली, दिस बुक इज कॉल्ड ओरमुलम। इस बुक को ओरमुलम इसलिए कहा गया है बिकॉज ओर्म रोट इट, क्योंकि ओर्म ने इसको लिखा था, इसीलिए इस बुक को ओरमुलम कहा गया है। ये ओल्ड इंग्लिश में ये लिखा हुआ है, यही जो हमने आपको ऊपर जो है ट्रांसलेट करके दिया है, यही ओल्ड इंग्लिश में लिखा हुआ है। तो और 4 फैक्ट 5 फैक्ट आप इसके बारे में याद रखेंगे। अगली मिडिल इंग्लिश की जो पोयम है काफी फेमस है, ये है द आउल एंड द नाइटिंगेल। ये बड़ी इंपॉर्टेंट पोयम है, लेकिन आज भी ये डाउट है किसने लिखा, पता नहीं है। लाइकली कंपोज्ड इन द अर्ली 13th सेंचुरी, एन अननोन ऑथर। एनोनिमस राइटिंग हमने बताया ना कि इस एज में बहुत सारे लोग लिख के ऐसे दे देते थे, पता नहीं कौन लिखा है। तो ये द आउल एंड द नाइटिंगेल जो है ये एनोनिमस इसके ऑथर हैं। इसके ऑथर कौन है ये पता नहीं चलता है। इसमें जो दिखाया गया है एक डायलॉग है, एक डिबेट है, किसके बीच में, आउल के बीच में और नाइटिंगेल के बीच में। आउल और नाइटिंगेल के बीच में ये डिबेट है। अब जो नाइटिंगेल है वो दिखाती है किसको, जॉय एंड ब्यूटी को, और आउल जो दिखाता है वो विजडम एंड सीरियसनेस। आउल कहते हैं ना, आउल बिल्कुल जो है विजडम और सीरियसनेस का सिंबल होता है। तो ये एक डिबेट है, डिबेट फॉर्म में लिखा गया है ये। अब ये किस में लिखा गया है, तो राइमिंग कपलेट में लिखा गया है, ध्यान रखिएगा। इसके मेन फैक्ट्स जो हैं वो हम आपको जो है नोट करा दे रहे हैं कि राइमिंग कपलेट में लिखा गया है। तो 4 फैक्ट इसके बारे में मिल गए। द आउल एंड द नाइटिंगेल जो पोयम है, ये पोयम अननोन ऑथर, कोई इसका ऑथर का नाम हमें नहीं पता है। दूसरी चीज, ये 13th सेंचुरी के शुरुआत में कभी लिखी गई थी। तीसरी चीज, ये डिबेट फॉर्म में लिखी गई है, जो किसके किसके बीच है, नाइटिंगेल और आउल के बीच में है। नाइटिंगेल किसको रिप्रेजेंट करता है, जॉय एंड ब्यूटी को, और आउल किसको रिप्रेजेंट करता है, विजडम एंड सीरियसनेस को। तो ये आप फैक्ट याद रखेंगे, और ये राइमिंग कपलेट में लिखा गया है। इनके अदर नोटेबल्स वर्क मिडिल इंग्लिश पीरियड में, तो 2 बहुत इंपॉर्टेंट थे। अदर नोटेबल में देखें तो अदर नोटेबल वर्क्स में द ओरिजिन टू आवर लेडी, जेनेसिस, एक्सोडस, द बेस्टियरी, द मॉरल ओड एंड द प्रोवर्ब्स ऑफ अल्फ्रेड। ये काफी फेमस है, अल्फ्रेड के प्रोवर्ब्स। और हेडिंग जो आपको मैंने पहले ही बता दिया, ये कुछ फेमस पोयम इस समय की हैं। इनको आप थोड़ा बहुत देख लीजिएगा, नाम याद कर लीजिए। इसमें इंपॉर्टेंट जो आपका जेनेसिस और एक्सोडस काफी इंपॉर्टेंट है, इसको आप जरूर याद रखेंगे। और ये प्रोवर्ब्स ऑफ अल्फ्रेड जो है, ये माना जाता है कि 1150 के आसपास लिखी गई थी, तो इसको आप याद रखेंगे। और बाकी जो है कोशिश करिए कि सबको 1-2 बार 3 बार पढ़िए, तो शायद आपको याद हो जाए। लेकिन 2 नाम आप जरूर याद रखें। हाँ ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, दिस कर्सर मुंडी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कंपोज्ड इन नॉर्दर्न इंग्लैंड, ध्यान रखिएगा, नॉर्दर्न इंग्लैंड में अर्ली 14th सेंचुरी में लिखा गया था, मतलब 1300 के आसपास लिखा गया था। ये रिलीजियस पोयम है, कवर्स स्टोरीज फ्रॉम द ओल्ड एंड न्यू टेस्टामेंट। ध्यान रखिएगा, ओल्ड टेस्टामेंट और न्यू टेस्टामेंट, बाइबल है ना, बाइबल में ओल्ड टेस्टामेंट है और न्यू टेस्टामेंट है, दोनों की कहानी को ये कवर करता है, और उसी से लिया गया है। रिलीजियस हिस्ट्री है ये, बहुत ही फेमस पोयम है, रिलीजियस पोयम मिडिल पीरियड की। अब इसके की फीचर्स देख लेते हैं। इंसाइक्लोपीडिया इन नेचर एंड हाईली पॉपुलर ड्यूरिंग इट्स टाइम, बहुत पॉपुलर थी
हर घर में लगभग ये लोग इसको जो है पढ़ते थे। ये जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, आगे चल के आप इंग्लैंड में जो मिरेकल प्लेस देखेंगे, तो बहुत सारा मिरेकल प्लेस जो है उसके सोर्सेज कह सकते हैं या इंस्पिरेशन अगर राइटर्स ने ड्रॉ किए हैं, ड्रामेटिस्ट ने, तो उसमें इनका बहुत बड़ा योगदान है कर्सर मुंडी का। तो कर्सर मुंडी इन्फ्लुएंस द मिरेकल प्ले साइकिल्स टू सम एक्सटेंट। मिरेकल प्ले साइकिल्स को इन्होंने बहुत प्रभावित किया है और ये भी राइमिंग कपलेट में लिखा गया है, तो ये आप याद रखेंगे। 3-4 फैक्ट इनके बारे में। अर्ली 14th सेंचुरी में लिखे गए, नॉर्दर्न इंग्लैंड में इसको लिखा गया था। और क्या था, ये ओल्ड टेस्टामेंट और न्यू टेस्टामेंट को कवर करती है। अगली जो पोयम फेमस है वो है रिचर्ड रोल ऑफ हैम्पोल। रिचर्ड रोल ऑफ हैम्पोल, हालांकि ये उतनी फेमस नहीं है लेकिन फिर भी आपको जानना चाहिए। यहां पर आप देख लीजिए, वन ऑफ द फ्यू मिडल इंग्लिश ऑथर्स अबाउट हुम पर्सनल डिटेल्स आर नोन। अच्छा, रिचर्ड रोल के बारे में हमें मिलता भी है, जानकारी मिलता है। जैसे इनका जन्म कहाँ हुआ था, पिकरिंग इन यॉर्कशायर। बहुत कम ऐसे राइटर हैं मिडिल इंग्लिश पीरियड में जिसके जन्म के बारे में उनके मतलब बायोग्राफी उनकी हमें मिलती है। तो ऐसे एक राइटर हैं रिचर्ड रोल जो है, जो कि पिकरिंग यॉर्कशायर में इनका जन्म हुआ था। ऑक्सफोर्ड में इन्होंने पढ़ाई करी थी। बाद में ये बेचारे एक संत महात्मा बन गए थे और इन्होंने बाद में अपनी रचना लिखी। तो इनकी रचना है द फ्रीक ऑफ कंसाइंस, बहुत ही फेमस रचना है। तो ये काफ़ी जो है इम्पॉर्टेंट है, जिसको आप याद कर लेंगे, जो है रिचर्ड रोल की ये रचना है। चलिए, स्टाइल इनको छोड़ दीजिए, 4 स्ट्रेस्ड मीटर में लिखते थे, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन फिर भी आप जो है इसको याद कर लेंगे। इनका इन्फ्लुएंस क्या है, तो इनका इन्फ्लुएंस ये है कि जितनी भी रिलीजियस और डिडैक्टिक पोएम्स लिखी जाती थी उसमें काफ़ी इन्होंने रोल प्ले किया है, काफ़ी लोग इनसे प्रभावित थे। अब हम जो चलेंगे, अभी आप डिडैक्टिक पोएट्री आपने पढ़ ली, अब आपको रिलीजियस एंड सिवैलरिक पोएट्री पढ़ना है। तो अभी आपने रिलीजियस एंड डिडैक्टिक पोएट्री पढ़ी, अब आप रिलीजियस एंड सिवैलरिक पोएट्री कौन कौन सी हैं उसको देखिए। तो पहली जो क्रम में आती है जिसको अलिटरेटिव पोएम्स बोलते हैं। तो अलिटरेटिव पोएम्स क्या होती है उसको देख लेते हैं। अलिटरेटिव पोएम्स, अ रेयर मैन्युस्क्रिप्ट प्रिजर्व्ड इन द ब्रिटिश म्यूजियम। ध्यान रखिएगा, आज भी ये मैन्युस्क्रिप्ट ब्रिटिश के म्यूजियम में रखी गई है। ध्यान रखिएगा, ब्रिटिश म्यूजियम में आज भी ये मैन्युस्क्रिप्ट मिलती है अलिटरेटिव पोएम्स की। मतलब ये जो नीचे आपको पोएम दिखाएंगे, ये पोएम आपको वहां पर मिल जाएगी। कंटेन्स 4 एक्सेप्शनल पोएम्स। ध्यान रखिए कि इसमें 4 पोएम हैं, 4 पोएम हैं और ये किस लैंग्वेज में लिखी गई हैं, वेस्ट मिडलैंड। ध्यान रखिएगा, वेस्ट मिडलैंड डायलेक्ट में ये लिखी गई हैं। और इन चारों में पोएम है कौन, एक है आपकी पर्ल, दूसरी है आपकी प्योरिटी, तीसरी है आपका पेशेंस और चौथी है सर गैवेन एंड द ग्रीन नाइट। ये आगे आपको बहुत मिलेंगे, सर गैवेन और ग्रीन नाइट, किंग आर्थर की कहानी में आपको इनको पाएंगे। तो ये 4 पोएम आप याद रखेंगे जो अलिटरेटिव पोएम्स कहलाती हैं और इनकी मैन्युस्क्रिप्ट्स आज भी ब्रिटिश म्यूजियम में रखी हुई है। तो ये ध्यान रखिएगा। अच्छा, आथर सबके सब पता नहीं है किसने लिखा है, नोबडी नोज, अनोनिमस आथर है। पहला वर्क आइए देखते हैं, पर्ल, बहुत इंपॉर्टेंट है। पर्ल है हमारा, कह रहे हैं पर्ल के बारे में बात करते हैं। तो एन एलिगोरिकल पोएम अबाउट विजन। अच्छा ध्यान रखिए, विजनरी पोएम है, ये सब एग्जाम में आता है। एलिगोरिकल पोएम है, विजन की बात करता है, विजन। वेयर द पोएट सर्चेज फॉर अ प्रीसियस पर्ल लॉस्ट इन द ग्रास। पोएट जो है इमेजिन करता है, विजन करता है कि उसका एक बहुत ही कीमती मोती है जो कि ग्रास में खो गया है, उसको सर्च कर रहा है। इस प्रकार से उसने जो है पोएम को सिंबलाइज किया है। द पर्ल सिंबलाइजेज अ डेड मेडन। पर्ल जो है ये सिंबल किसका है, ध्यान रखिएगा, सिंबल है ये पर्ल जो है, सिंबल है किसका, डेड मेडन का। याद रखेंगे, डेड मेडन का है। एंड पोएट रिसीव्स अ विजन ऑफ द न्यू जेरूसलेम। बहुत ही पूछता है ये क्वेश्चन। पोएट को स्वप्न आता है, विजन में वो क्या देखता है, न्यू जेरूसलेम, कि जेरूसलेम नया हो गया है। रिलीजियस पोएम है, ध्यान रखिएगा।
जो है क्राइस्ट के बारे में बात करती है ये कि नया जेरूसलम जो है उसको सपने में दिखाई देता है, और इसमें बहुत सारे जो है मतलब रिलीजियस कह सकते हैं कि इन्होंने अपने व्यूज वहां पर दिए हुए हैं। तो पर्ल के बारे में याद रखेंगे कि राइटर एनोनिमस है, एलिगोरिकल पोयम है, विजन फॉर्म में लिखी गई है, विजनरी है, और दूसरा पोएट इसमें न्यू जेरूसलम को देखता है, और पर्ल जो है वो डेड मेडन का सिंबल है। दूसरा और तीसरी पोयम है प्योरिटी एंड पेशेंस, ये भी डिडैक्टिक और रिलीजियस पोयम है। इनका नाम सिर्फ याद रखिएगा, बहुत इनको आपको याद करने की जरूरत नहीं है। तीसरा है गैवेन एंड ग्रीन नाइट, तो ध्यान रखिएगा मिडिल इंग्लिश रोमांस में ये बहुत ही फेमस रोमांस है, द फाइनेस्ट मिडिल इंग्लिश रोमांस आपका सर गैवेन एंड ग्रीन नाइट जो है। अब इसको छोड़ दीजिए, बस इतना याद आप रखेंगे जो है कि ये मिडिल इंग्लिश रोमांस है। अब रोमांसेज में हम और देखते हैं, यहां से थोड़ा सा आपका लिटरेचर जो है और धीरे धीरे बड़ा होता चला जाएगा। तो रोमांसेज में हमारे पास क्या क्या है? रोमांसेज में ध्यान रखिएगा मैटर ऑफ इंग्लैंड, मैटर ऑफ रोम अलग अलग मिलेंगे। तो पहला हमारा जो पॉइंट है वो है द मैटर ऑफ इंग्लैंड। रोमांसेज जो है वो 4 कैटेगरीज में बांटे गए हैं, मैटर ऑफ इंग्लैंड, मैटर ऑफ ब्रिटेन, मैटर ऑफ फ्रांस। तो पहला है द मैटर ऑफ इंग्लैंड। मैटर ऑफ इंग्लैंड में जो रोमांस लिखा गया वो किसके बारे में है? अबाउट इंग्लिश हिस्ट्री एंड हीरोज। तो ध्यान रखिएगा इंग्लिश के जो हीरोज थे और इंग्लिश का जो हिस्ट्री है उसके बारे में जो रोमांस लिखा गया उन सबको कलेक्ट किया गया और नाम क्या दिया गया? मैटर ऑफ इंग्लैंड। ध्यान रखिएगा सबको कलेक्ट किया गया और नाम दिया गया मैटर ऑफ इंग्लैंड। इसमें से एग्जाम्पल अगर देखें तो जैसे किंग हॉर्न है, हैवलॉक द डेन है, गाई ऑफ वॉरविक है और बेबीज ऑफ हैम्पटन है। इनकी हिस्ट्री लिखी गई, इन हीरोज की कहानी बताई गई, इनके रोमांसेस को दिखाया गया। रोमांसेस मतलब जिसमें सिवैलरी दिखाई जाए। तो सिवैलरी एंड रोमांस जो है ये हमें देखने को मिलता है, ये है मैटर ऑफ इंग्लैंड। तो ध्यान रखिएगा रोमांसेस की जब हम बात करेंगे तो देयर आर 4 मैटर्स। तो पहला है मैटर ऑफ इंग्लैंड, दूसरा आइए हम देखते हैं, दूसरा है हमारा द मैटर ऑफ ब्रिटेन। बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार ये क्वेश्चन पूछा एग्जाम में कि आर्थर, किंग आर्थर की कहानियां किस में आती हैं? मैटर ऑफ ब्रिटेन में आती हैं, इंग्लैंड में नहीं आती। ध्यान रखिएगा किंग आर्थर की कहानियां मैटर ऑफ ब्रिटेन में आती हैं। इनके जितने भी रोमांसेस हैं इन पर बेस्ड वो मैटर ऑफ ब्रिटेन में आते हैं। इनमें से कुछ हैं जैसे सर ट्रिस्ट्रम है, किंग आर्थर हैं, मर्लिन है, यावेन है, गैवेन है और मॉर्टी आर्थर। ये आप आगे पढ़ेंगे मॉर्टी आर्थर। ये सब रोमांसेस जो हमारे हैं ये मैटर ऑफ ब्रिटेन है। नेक्स्ट हमारा है द मैटर ऑफ रोम। रोम की हम बात करते हैं, हमने आपको बताया 4 मैटर थे, इंग्लैंड, ब्रिटेन, रोम और फ्रांस। तो मैटर ऑफ रोम में हमारे पास क्या है? मैटर ऑफ रोम में हमारे पास ट्रॉय के जितने युद्ध लड़े गए थे, अलेक्जेंडर द ग्रेट और सीज ऑफ द ट्रॉय, अर्थात अलेक्जेंडर ग्रेट से लेकर के ट्रॉय का जो सीज हुआ था वहां पर जितने भी स्टोरी, जितने भी एडवेंचर, जितनी भी कहानियां बेस्ड हैं और रोमांस में लिखी गई हैं वो सब है मैटर ऑफ रोम। और मैटर ऑफ फ्रांस में क्या है? मैटर ऑफ फ्रांस में ये छोटा ग्रुप है थोड़ा सा, इसमें कार्ल मैग्ने के जो कहानियां हैं, जो लीजेंड्स हैं उसको शामिल किया जाता है। तो 4 मैटर हो गए, ध्यान रखेंगे बहुत पूछता है विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ ग्रुप ऑफ मैटर अबाउट रोमांसेस। आपको दे देगा मैटर ऑफ इंग्लैंड, आपको दे देगा मैटर ऑफ ब्रिटेन, आपको दे देगा मैटर ऑफ रोम, आपको दे देगा मैटर ऑफ यहां पर ग्रीस दे देगा, आपको मैटर ऑफ फ्रांस नहीं देगा। और पूछेगा कौन सा गलत है, तो ग्रीस वाला आपका गलत होगा। तो ये याद रखेंगे, चारों मैटर आप याद रखेंगे, इसको भूलेंगे नहीं। ये चारों ग्रुप जो हैं ऑफ रोमांसेस आप इनको याद रखेंगे। और कुछ मिससेलेनियस रोमांस लिखे गए थे, उनके बारे में जो है बहुत खास कुछ हम लोगों को नहीं मिलता है। एक एमिस एंड एमेलियन है, एक टचिंग लव स्टोरी है इसमें जो कहीं कहीं हमको देखने को मिलती है, और कुछ खास इसमें कंट्रीब्यूशंस नहीं है। ये कुछ जनरल फीचर्स दिए हुए हैं, इसको आप देख लीजिएगा, बहुत
जैसे फीचर्स की इसमें बात करें तो लव के बारे में बात करते हैं, एडवेंचर, लव एडवेंचर इनकी मेन थीम हुआ करती थी। और जो है सुपर नेचुरल एलिमेंट्स, भाई रोमांस है, रोमांस में सुपर नेचुरल एलिमेंट्स जैसे दिखाते ही हैं, भूत प्रेत चुड़ैल इस टाइप की चीज़ें और सुपर नेचुरल पावर्स को। और फॉर्म जो है धीरे धीरे जो है डेवलप हुई है। अब हमारा जो अगला है वो अगला है प्रोज। प्रोज एंड डेवलपमेंट ऑफ लिटरेरी फॉर्म्स इन मिडिल इंग्लिश पीरियड। आइए हम जो है इसको देखते हैं कि उस समय प्रोज कौन कौन सी डेवलप हुई थी। चलिए, तो यहां तक आपका क्लियर हो गया है तो इतना आप रिवाइज करिए, थोड़ा सा स्लो चलते हैं, अभी कुछ और लोग जुड़ेंगे तो उनका काफी मिस हो जाएगा। तो अभी आप इतना रिवाइज करते रहिए, वीडियोस को आप बार बार देखेंगे तो आपको जरूर समझ में आएगा। फिर भी आपको चीजें नहीं समझ में आती हैं तो आप मुझे जरूर कमेंट करिए, मैं आपको रिप्लाई दूंगा जो है। और वीडियोस को आप लगातार देखते रहें, जो है हमारा चैनल है उस चैनल पे जाके आप आराम से सारे वीडियोस को, हमारे ऐप पर हमारे वीडियोस को आप आराम से देख सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। तो इनको आप देखते रहिए और अपने फीडबैक देते रहिए। कुछ चेंजेस करने होंगे तो हम जरूर करेंगे, कुछ नहीं समझ में आ रहा होगा तो आपको जरूर समझाने की कोशिश करेंगे। और दूसरों से भी कहिए कि इसको ज्वाइन करें, उनको बहुत बेनिफिट मिलने वाला है इसमें। स्लो हम चलेंगे थोड़ा सा और डिटेल्ड में चलेंगे, लेकिन हम अपने लक्ष्य को हासिल करेंगे जिस लक्ष्य के साथ हम चलेंगे। चलिए, कल हम लोग यहाँ से शुरुआत करेंगे, तब तक आप जो है इसको रिवाइज करते रहिए, फिर कल आपसे जो है मुलाकात होगी। तो टिल देन कीप रिवाइजिंग एंड कीप वॉचिंग द वीडियो एंड डू शेयर माय यूट्यूब चैनल योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। इसको आगे बढ़ाते रहिए और हमारे ऐप को भी आगे बढ़ाते रहिए धीरे धीरे, और लोगों को जागरूक करते रहिए। ठीक है, टेक केयर स्टूडेंट्स, कल मिलते हैं आपसे।